नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इतिहास को पढ़ने वाले हैं, जिसमें इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तथा इसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास तथा आधुनिक भारत के इतिहास को जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो सभी को देखेंगे। हमारे यूपीएससी के साथ साथ सभी स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस के साथ साथ सभी रेलवे के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम जितने भी प्रश्न करेंगे सभी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पीवाई की प्रश्न है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज पहला प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को जो है सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो क्या है कि बुद्ध चरित, हर्षचरित, विक्रमांक देव चरित या फिर रामचरित या और नौ हर्षांक चरित। ठीक है, इसके लेखक कौन कौन है? ठीक है, तो इसको मिलान करना है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? एक का बी हो जाएगा। ठीक है, एक का बी हो जाएगा, जैसे एक का 3 हो जाएगा। एक का 3 में क्या हो जाएगा? बुद्ध चरित जो है अशोघोष। ठीक है, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अशोघोष हो जाएंगे। उसके बाद में बी का 1 हो जाएगा, उसके बाद में सी का 2 हो जाएगा और डी का 5 हो जाएगा और ई का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बुद्ध चरित के लेखक अशोघोष हो जाएंगे, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हो जाएंगे, विक्रमांक देव चरित के लेखक बिल्हन और रामचरित के लेखक कौन है? तो संध्याकर नंदी। रामचरित के लेखक संध्याकर नंदी है। ठीक है, और रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास है। ये आप कन्फ्यूज मत होइएगा, रामचरित हो जाएंगे संध्याकर नंदी और रामचरित मानस हो जाएंगे तुलसीदास हो जाएंगे। ठीक है, 9 सहसांक चरित के लेखक हो जाएंगे पद्मगुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? कह रहा है कि प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में जो है षोडश जनपदों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दिव्यावदान या फिर ए और बी दोनों। तो 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएंगे। प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में जो है षोडश जनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में मिलता है। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है कि मेगास्थनीज, टॉलमी, अज्ञात लेखक और प्लिनी। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 3 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 3 का आंसर सी हो जाएगा। अब इसको मिलान कीजिए, तो 1 का 2 हो जाएगा मेगास्थनीज इंडिका, उसके बाद में बी का 3 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक को लिखे हैं और टॉलमी द्वारा ज्योग्राफी लिखा गया है। इसके साथ ही भारत का भूगोल के पुस्तक के लेखक भी टॉलमी है। उसके बाद अज्ञात लेखक कौन है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और प्लिनी ए नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक प्लिनी है। ठीक है, तो ये जो है पुस्तकों के लेखक और उन ये पुस्तक जो है काफ़ी हमेशा प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला चौथा प्रश्न है कि चीनी यात्रियों के विवरणों के अनुसार सुमिलित करना है। ठीक है, तो पहला है फाहियान, दूसरा है ह्वेनसांग, तीसरा है इत्सिंग और चौथा है चाउ जू कुआ। ठीक है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। 4 का आंसर सी हो जाएगा। मिलान करते हैं इसको, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फाहियान जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे और ह्वेनसांग जो थे हर्षवर्धन के समय में आए थे और इत्सिंग जो थे वेशभूषा और खान पान के बारे में इन्होंने विस्तृत चर्चा किया था और चाउ जू कुआ जो है चोलकालीन इतिहास से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। अगला पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है कालाशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ठीक है, तो 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है अशोक से प्राप्त हुए, अशोक के काल में प्राप्त हुए हैं। अशोक आपको याद रखना है। अगला छठा प्रश्न कि सर्वप्रथम 1837 में, कब? 1837 में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ऑप्शन है मेगास्थनीज, चाणक्य, जेम्स प्रिंसेप और डायमेकस। तो 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा 6 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। सबसे पहले 1837 में ही अशोक के अभिलेख को जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, ये आपको याद रखना है।
अगला 7वां प्रश्न की सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो ऑप्शन है एक याज्ञवल्क्य, या फिर ऑप्शन बी है मनु स्मृति, या फिर ऑप्शन सी है नारद, या फिर ऑप्शन डी है पराशर। तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, ठीक है, मनु स्मृति हो जाएगा। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। अगला 8वां प्रश्न की आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ऑप्शन है रामायण, महाभारत, गीता या फिर भगवत गीता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 8 का सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। रामायण को जो है आदि काव्य की संज्ञा दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, रामायण। अगला 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो ऑप्शन है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या फिर वायु पुराण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, मत्स्य पुराण हो जाएगा, ठीक है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। अगला 10वां प्रश्न की कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारा? सही उत्तर श्रीमद् भागवत गीता हो जाएंगे, ठीक है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता है। अगला 11वां प्रश्न की प्राचीनतम रामायण, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है गौतम, कपिल, पतंजलि या फिर पाणिनि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो सही उत्तर डी हो जाएगा, पाणिनि है, ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है, ये आपको याद रखना है। अगला 12वां प्रश्न की शूल व सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन है ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या फिर खगोल शास्त्र से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर 12 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ज्यामिति से संबंधित है। शूल सूत्र जो है किससे संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। अगला 13वां प्रश्न की अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है तृतीय मुख्य शिलालेख या फिर द्वितीय मुख्य शिलालेख या फिर नौवां मुख्य शिलालेख या फिर प्रथम स्तंभ शिलालेख। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय मुख्य शिलालेख में जो है दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 14वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो विचार करते हैं। कथन एक क्या कह रहा है कि फाहियान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था, ठीक है। इसका कथन आर क्या कह रहा है कि अशोक का युग जो है शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। अब नीचे दिए गए पुट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। एक बार और कथन को पढ़ लेते हैं कि फाहियान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था, ठीक है। अगला कथन है कि अशोक का युग जो था शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। अब हमको कुट देखना है, ठीक है, कुट में कौन सा उत्तर सही है, ठीक है। ऑप्शन ए है कि ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, या फिर ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है ऑप्शन कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 14 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है, ठीक है। अगला 15वां प्रश्न, सी यू की नामक यात्रा विवरण जो है निम्नलिखित में किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है फाहियान, अल-बरूनी, मेगास्थनीज या फिर ह्वेनसांग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है, ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ। सी यू की नामक यात्रा जो है ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, जिन्होंने अपने यात्रा को जो है सी यू की नामक विवरण किया हुआ है, ठीक है। अगला 16वां प्रश्न की 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त है कौन सा है? तो ऑप्शन है एक बटाना से या फिर बोगजकोई से या फिर बेबीलोन से या फिर बिसोटून से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा बोगजकोई से, ठीक है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है, बोगजकोई अभिलेख है, जिसमें से वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो वैदिक देवताओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? तो बोगजकोई अभिलेख से मिलता है, ये आपको याद रखना है। अगला 17वां प्रश्न कि अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में किससे संबंधित ग्रंथ है? तो ऑप्शन है खगोल शास्त्र या फिर नीति शास्त्र या फिर योग या फिर चिकित्सा शास्त्र से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? चिकित्सा शास्त्र हो जाएंगे, ठीक है। अष्टांग हृदय संहिता जो है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 18वां प्रश्न
अगला 18वां प्रश्न कि अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख या फिर ऐहोल अभिलेख या भितरी तथा जूनागढ़ अभिलेख को इसको मिलान करना है, किससे संबंधित है। तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। अब मिलान करते हैं, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है राजा खारवेल से संबंधित है और जूनागढ़ का अभिलेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से, और प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है, और ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, और भितरी तथा जूनागढ़ अभिलेख जो स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, ये सभी अभिलेखों को याद रखना है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला 19वां प्रश्न, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख जो है अधोलिखित अभिलेखों में से किसी से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन है मस्की, गुर्जर, नेटूर, उद्गोलन या फिर उपयुक्त सभी में से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, मस्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेटूर अभिलेख और उदय गोलन अभिलेख से जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो मस्की, गुर्जरा, नेटूर और उदय गोलन, इन सभी अभिलेखों से जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये आपको याद रखना है। अगला 20वां प्रश्न की मध्य एशिया के बोगाज कोई अभिलेख में विभिन्न वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख हुआ है। तो किस देवताओं के नामों का उल्लेख हुआ है, तो ऑप्शन है इंद्र, मित्र, वरुण, नादस या फिर उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, मध्य एशिया के बोगाज कोई अभिलेख से जो है जो विभिन्न वैदिक देवताओं के नाम मिलता है, इसमें इंद्र भगवान का नाम मिलता है, मित्र भगवान का, वरुण भगवान और नासत्य भगवान का नाम भी देखने को मिलता है बोगाज कोई अभिलेख से। तो ये आपको याद रखना है। अगला 21वां प्रश्न, 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों एवं उनके रचनाकारों को सुमेलित करना है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी और महाभाष्य, मालविकाग्नि मित्रम और मृच्छकटिकम, इस पुस्तकों के लेखक कौन है। ठीक है, इसका कुट देख लेते हैं, कुट कहाँ है। इसका सही उत्तर कुट में जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। ठीक, इसको देख लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के चाणक्य हो जाएंगे। उसके बाद मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त हो जाएंगे और कथा सरित सागर के सोमदेव। ये गलत हो गया थोड़ा सा, फिर देख लेते हैं। यानी कि 1 का 2 और 2 का 1 और 3 का 4 और 4 का 3, 5 का हमारा 6 हो जाएगा और उसके बाद में 6 का हमारा 5 हो जाएगा और उसके बाद में जी का क्या हो जाएगा, जी का हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ तक देख लेते हैं, फिर अगला कूट को देखते हैं। यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त, और कथा सरित सागर के सोमदेव, और बृहद कथा मंजरी के कौन है, तो क्षेमेंद्र है। उसके बाद में महाभाष्य के पतंजलि, मालविकाग्नि मित्र के कालिदास है। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं, पूरा आ जाएगा। बेकार में हम लोग ऐसे देख रहे थे, क्या था, ये था। ठीक है, 21 का सही उत्तर ये हो जाता है। ठीक है, तो 1 का 2, उसके बाद में 2 का 1 और सी का 4, उसके बाद में डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 3 हमारा, उसके बाद में ई का 6 हो जाएगा और एफ का 5 और जी का 8 हो जाएगा, जी का 8। जी का 8 में क्या है, शूद्रक है। जी के 8 में क्या है, शूद्रक है। और एच का 7 हो जाएगा, एच के 7 हो जाएगा। और आई का क्या हो जाएगा, आई का हमारा 9 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा। अब देख लीजिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, या इनका नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य नाम है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों में से कोई नाम दे सकता है। और मुद्रा राक्षस के लिए कौन है, विशाख दत्त है। कथा सरित सागर के सोमदेव है। उसके बाद में बृहद कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र है। और महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि। और मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है, कालिदास है।
मृच्छकटिकम के कौन है? मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। और उसके बाद में नीति शास्त्र के लेखक कौन है? कामंदक है। नीति शास्त्र के लेखक कौन है? कामंदक है। और राजतरंगिणी के कौन है? कलहन है। ठीक है, ये प्रमुख पुस्तक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। अब चलिए अगला पाषाणकालीन सभ्यता को देख लेते हैं। चलिए पाषाणकालीन सभ्यता को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं कि सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव यानी कि होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो ऑप्शन है होमिनिड के रूप में, या फिर पिथिक्रैंथोपस के रूप में, या फिर सिनाथ्रोपस के रूप में, या फिर इयोन्थ्रोपस के रूप में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, पिथिक्रैंथोपस के रूप में जाना जाता था। ठीक है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो था, मानव के जैसे दिखने वाले जो प्राणी होते थे, जो प्राग मानव यानी कि होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जो था पिथिक्रैंथोपस के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये आईएएस के परीक्षा में 2001 में पूछा हुआ है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगला प्रश्न कि ताम्रपाषाण युग की अवधि कितना माना जाता है? तो ऑप्शन है 3000 से 1000 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन बी है 4000 से 3000 ईसा पूर्व, या फिर 6000 से 4000 ईसा पूर्व, या फिर कितना है 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो दो का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे एक हो जाएगा। ठीक है, 3000 से 1000 ईसा पूर्व की अवधि को जो है ताम्रपाषाण युग की अवधि माना जाता है। ठीक है, 3000 से 1000 ईसा पूर्व आपको याद रखना है। अगला तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न कि आमरी संस्कृति कहाँ पनपा हुआ था? ठीक है, आमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुआ था? तो ऑप्शन है कच्छ क्षेत्र में, या फिर अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान, या फिर सिंध में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सिंध हो जाएंगे। ठीक है, ये आईएएस परीक्षा जो है पूछा हुआ है। ठीक है, आईएएस के परीक्षा में पूछा हुआ है। तो आमरी संस्कृति जो है सिंध प्रांत में जो है वहाँ पे उपजा था, वहाँ पे पनपा हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला पांचवा प्रश्न कि ताम्र संचय का संबंध किससे है? ताम्र संचय का संबंध किससे है? ऑप्शन चमकीले लाल मृद भांड से, या फिर ऑप्शन बी है गैरिक मृद भांड से, या फिर ऑप्शन सी है काले और लाल मृद भांड से, या फिर ऑप्शन डी है चित्रित धूसर मृद भांड से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे गैरिक मृद भांड से हो जाएगा। ठीक है, ताम्र संचय का संबंध जो था गैरिक मृद भांड से संबंधित था, ये आपको याद रखना है। अगला छठा प्रश्न कह रहा है कि पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? ठीक है, ऑप्शन है कृषि, या फिर ऑप्शन बी है मिट्टी के बर्तन बनाना, या फिर ऑप्शन सी है पशुपालन करना, या फिर ऑप्शन डी है शिकार खेलना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, शिकार खेलना हो जाएंगे। ठीक है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार करना था। अगला प्रश्न सातवां निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो ऑप्शन है पहला है कि मेसोलिथिक काल, या फिर ऑप्शन 2 है पैलियोलिथिक काल, और 3 है कि कैलोलिथिक काल और नियोलिथिक काल। ठीक है, तो इसको सजाना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद में 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पैलियोलिथिक काल हो जाएगा, पैलियोलिथिक काल हो जाएगा, उसके बाद में मेसोलिथिक काल हो जाएगा, उसके बाद में नियोलिथिक काल, और इसके बाद में तब कैलोलिथिक काल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पैलियोलिथिक, उसके बाद मेसोलिथिक, तब नियोलिथिक और फिर कैलोलिथिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि PM और PMN के याद रख लीजिएगा। अगर शॉर्ट फॉर्म में तो याद भी ऐसे भी आपको परीक्षाओं में मतलब कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। PMN के। ठीक है, P से हो जाएगा पैलियोलिथिक, M से हो जाएगा मेसोलिथिक, और N से हो जाएगा नियोलिथिक, और K से हो जाएगा कैलोलिथिक। PMN के। ठीक है, PMN के आपको याद रखना है। अगला आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन है HD संकालिया, ऑप्शन बी है A कनिंघम, ऑप्शन सी है FR अल्चिन, या फिर ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक माना जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 9वां प्रश्न की प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है नीएंडरथल, या फिर ऑप्शन बी है क्रोमाग्नेयो, या फिर ऑप्शन सी है गिमाल्डी, या फिर ऑप्शन डी है
मैगल्डिनियन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि क्रोमागनियो हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक पूर्व मानव को जो है क्रोमागनियों के नाम से भी जाना जाता था, ये आपको याद रखना है। अगला 10वां प्रश्न कि किसने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा? किसने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा? तो ऑप्शन क्या है कि कालिंगवुड, या फिर ऑप्शन बी हेरोडोटस, या फिर ऑप्शन सी है ब्यूरी, या फिर ऑप्शन डी है एक्टन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा ब्यूरी हो जाएगा। ठीक है, ब्यूरी द्वारा कहा गया था कि इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा, ब्यूरी ने कहा था। अगला 11वां प्रश्न क्या करें कि इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? ठीक है, आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये साइंस से संबंधित प्रश्न है, एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है सी DC सरकार, या फिर ओल्डेनबर्ग, या फिर ऑप्शन सी है एफ पाजिटर, या ऑप्शन डी है HD संकालिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएंगे ए हो जाएगा, DC सरकार हो जाएंगे। ठीक है, इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? तो DC सरकार हैं। अगला 12वां कि प्रागैतिहासिक का क्या अर्थ होता है? प्रागैतिहासिक काल हम लोग तो समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है ऐसा इतिहास जिसके पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य हों, या फिर ऑप्शन बी है वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो, या फिर ऑप्शन सी आदि इतिहास, या फिर ऑप्शन डी है इतिहास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा बी, वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो उसको प्रागैतिहासिक कहा जाता है। प्रागैतिहासिक का अर्थ यही होता है। अगला 13वां प्रश्न क्या करें कि पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त होता था? पुरातत्व में जो था स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयास होता था? तो ऑप्शन है किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा को, या फिर ऑप्शन बी है भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप को, या फिर ऑप्शन सी है बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण को, या फिर ऑप्शन डी है दुधारू पशुओं की सांख्यिकी संपत्ति को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर बी हो जाएगा, भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए जो है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति को समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। यह IAS 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए स्तर विन्यास पद्धति उपयोग में लाया जाता था। अगला 14वां प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो ऑप्शन है राखीगढ़ी, या फिर गुफकराल, या फिर ऑप्शन सी है मेहरगढ़, या फिर ऑप्शन डी है बालाकोट। ये भी IAS की परीक्षा 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? गुफकराल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो गुफकराल हो जाएगा। ठीक है, अगला 15वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है? यह भी IAS 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है गोलास्म पाषाणों से समृद्ध समाधान, या फिर ऑप्शन अगला पॉइंट है कि काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग, या फिर अगला है पॉइंट आहत सिक्कों का प्रयोग, या फिर अगला है नगरीय बस्तियां। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गोलास्म पाषाणों से समृद्ध समाधान और काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत में महापाषाणकालीन संस्कृति से ये संबंधित है, गोलास्म पाषाणों से समृद्ध समाधान और काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग। ठीक है, ये हमारे दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला 16वां प्रश्न कि नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो पहला पॉइंट क्या है? जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृदभांड और अस्थि अवशेष। इसमें से कूट का प्रयोग करके देना है कि कौन कौन सा उत्तर सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, 1, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 4 हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में जो था जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, अस्थि अवशेष, ये सभी था। ठीक है, अगला 17वां प्रश्न कि किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई है? ठीक है, ऑप्शन दायमाबाद, मिर्जापुर, पलावरम, सोहनी घाटी। ये भी IAS की परीक्षा 2006 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? पलावरम हो जाएगा। ठीक है, प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज जो है पलावरम में किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 18वां प्रश्न की लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति से इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है?
तो ऑप्शन है संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, या फिर ऑप्शन बी है संस्कृति के आकार का, या फिर ऑप्शन सी है संस्कृति के स्वरूप का, या फिर ऑप्शन डी है संस्कृति के काल मापन का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, संस्कृति के काल मापन का हो जाएगा। ठीक है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा जो है संस्कृति के काल मापन का विशेष ज्ञान होता है, ये आपको याद रखना है। अगला 19वां प्रश्न की इनमें निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। ठीक है, फलक संस्कृति किसे कहा गया है, ये यूपीपीसीएस 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है ए है निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति को, या फिर ऑप्शन बी है मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति को, या फिर ऑप्शन सी है उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति, या फिर ऑप्शन डी है हड़प्पा पुरापाषाणकालीन संस्कृति को। ठीक है, इनमें से बताना है कि फलक संस्कृति किस कालीन संस्कृति को कहा गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। ठीक है, मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है, ये आपको याद रखना है। अगला 20वां प्रश्न, सूची दिया हुआ है, सूची से मिलाना है। क्या कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है कि बीरभानपुर, उज्जैन, कैथा और आहार। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि ए का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 और डी का 1, यानी कि बीरभानपुर जो है लघु पाषाण उपकरण से संबंधित है और उज्जैन जो है गैरिक मृदभांड परंपरा से संबंधित है। उज्जैन जो है गैरिक मृदभांड परंपरा से संबंधित है और कायथा जो है ताम्रनिधि से संबंधित है। कायथा जो है ताम्रनिधि से, और आहार जो है बनास संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला 21वां प्रश्न, 21वां प्रश्न की प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है किससे है। तो ऑप्शन है निम्न पूर्व पाषाण काल से, या फिर ऑप्शन बी है मध्य पूर्व पाषाण काल से, या फिर ऑप्शन सी है उच्च पूर्व पाषाण काल से, या फिर ऑप्शन डी है मध्य पाषाण काल से। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण जो है निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अगला 22वां प्रश्न जो कि IAS 1996 में पूछा हुआ प्रश्न है कि नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए और मानचित्र में छायाकृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन है बनास संस्कृति, चित्रित धूसरपात संस्कृति और मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मालवा संस्कृति हो जाएगा। ये जो मैप दिया हुआ है, ये जो धूसर दिखाया हुआ है, ये मालवा संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मालवा कहाँ है, मालवा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है, गलत या चुनना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित थे, यानी कि भारत में जो पुरापाषाण कालीन मानव जो थे वो अग्नि के प्रयोग से परिचित थे। ऑप्शन बी है कि दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल जिलों में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिला हुआ है, या फिर ऑप्शन सी है कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पुरापाषाण कालीन चित्रकला मिला हुआ है, और ऑप्शन डी है उत्तर भारत में जो है ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है। हालांकि दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद का प्रारंभ होता है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है, यानी कि भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था, ये सही नहीं है, ये गलत था। ठीक है, पुरापाषाण काल के मानव जो थे अग्नि से परिचित नहीं था, उन्होंने बाद में जो है, ठीक है, बाद में अग्नि का प्रयोग किया था और बाद में अग्नि से परिचित था। बाकी जो है दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल जिलों में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिला है, ये सही है। और अगला है कि कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पुरापाषाण कालीन चित्रकला मिला हुआ, ये भी सही है। और अगला है कि उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है। हालांकि दक्षिण भारत में जो है लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये सही है। चलिए अगला 24वां प्रश्न, 24वां प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कला अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन है मगदालिनी, मोस्तारी, एस्यूली और अबेविली। ठीक है, इसको सही करना है। ठीक है, सही कालक्रम के रूप में इसको सजाना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, अबेविली, एस्यूली, मोस्तारी और मगदादिनी। ठीक है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन इसको क्रम में दिया हुआ है, IAS के परीक्षा में पूछा हुआ है 2004 में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
अबेविली, एस्यूली और मुश्तरी मगदादिली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 25वां प्रश्न, 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको कूट से आंसर देना है कि बस्ती स्थल चिरांद और समाधि स्थल पोरकालम और बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल, इनमें से कौन सी युग जो है सही सुमेलित है। ठीक है, आपको सुमेलित करना है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, बस्ती स्थल चिरांद में है, समाधि स्थल पोरकालम में है और बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल में। ठीक है, तीनों का तीनों सही है। अगला 26वां प्रश्न कि गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। गर्त निवास, ये यूपी पीसीएस 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है कि हड़प्पा संस्कृति का, या फिर ऑप्शन बी मध्य गंगा घाटी एवं नवपाषाणिक संस्कृति का, या फिर ऑप्शन सी है बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति और ऑप्शन डी है कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि कश्मीर घाटी की नवपाषाणकालीन संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, गर्त निवास जो है, गर्त निवास कहाँ से प्राप्त हुआ है, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला 27वां प्रश्न की प्राचीन स्थल गिलुंड का संबंध जो है किससे संबंधित है। ठीक है, प्राचीन स्थल है गिलुंड, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन है मालवा संस्कृति से, ऑप्शन बी है आहार संस्कृति से, या फिर ऑप्शन सी है नवपाषाणकालीन स्थल से, या फिर ऑप्शन डी है ताम्रपाषाणकालीन स्थल से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा, आहार संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, गिलुंड जो है आहार संस्कृति से संबंधित है, इसको याद रखना है। अगला 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है कायथा कर्नाटक, चिरांद बिहार और पांडु राजा ढीबी बंगाल, या फिर दायमाबाद महाराष्ट्र। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, कायथा कर्नाटक से ये सुमेलित नहीं है, कायथा कर्नाटक में नहीं, अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, बाकी जो है चिरांद बिहार से संबंधित है, उसके बाद में पांडु राजा ढीबी जो है बंगाल से संबंधित है और दायमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला 29वां प्रश्न कि ताम्रपाषाणकालीन मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है नौदा टोली और माहेश्वर से, या फिर ऑप्शन बी है सतना और रीवा से, या फिर ऑप्शन सी है भीमबेटका और मंदसौर से, ऑप्शन डी है आहार और गिलुंड से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नौदा टोली और माहेश्वर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ताम्रपाषाणकालीन मालवा संस्कृति के अवशेष जो है नौदा टोली और माहेश्वर से प्राप्त हुआ है। अगला 30वां प्रश्न की नवपाषाणकालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, नवपाषाणकालीन जो था गर्त निवासी के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन है पहला पॉइंट है कि बुर्जहोम, गुफ कराल और कुचई और महगाड़ा। आपको कुट में आंसर देना है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, नवपाषाणकालीन गर्त जो है निवासी के अवशेष जो है बुर्जहोम और गुफ कराल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बुर्जहोम और गुफ कराल से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए आज यहीं तक हम लोग वीडियो को रखेंगे, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट हम लोग 31 नंबर के प्रश्न से अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।